एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया टीवी संवाद के मंच पर। एक नए मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहूंगा आपकी तालियों के बीच उनका स्वागत हो। जयंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस मंच पर। बहुत सारे सवाल आपके लिए आज ऑपोजिशन के लोगों ने पूछे। एक जो ब्रॉड आलोचना इस बजट की कर रही है और विपक्ष कर रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो ये कि ये बजट और आपकी सरकार, ये सेठों का बजट है, सेठों की सरकार है, गरीब लाचार है। सौरभ जी, आपको तो पहले नमस्कार और आप सबके आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार। और जो कहा जा रहा है वो सही है क्योंकि ये सरकार हमारे जो मित्र हैं उसके लिए सरकार चल रही है। लेकिन हमारे मित्र कौन हैं? हमारे मित्र वही हैं जो शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जिनको हम लोगों ने एक पक्का घर दिया, जिनको हम लोगों ने शौचालय दी, जिनको हम लोगों ने उनको बिजली जाकर दी, जिनके गांव में हम लोगों ने पक्की सड़कें बनाई, जिनको हम लोगों ने बैंक का खाता दिया और जहां पहले उनको कोई पैसे नहीं मिलते थे उनके बैंक के खाते में, दलाली और बिचौली में उनके सब पैसे चले जाते थे, अब वो पैसे सीधे उनके बैंक के खाते में जाते थे। ये सरकार उन लोगों की मित्र है और उन लोगों के लाभ के लिए और उन लोगों के भले के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आप आज के समय कहीं भी जाइए, आपको आम जनता कहेगी ये कमल का कमाल है, ये मोदी जी का मैजिक है कि जो उनको लाभ इतने वर्ष नहीं मिले, जो उनको जो सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं हैं जो कभी धरातल पे नहीं उतर पाई थी, आज उतर गई हैं। और ये जो है आज हम लोगों ने करके दिखाया है। तो ये सब जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो विपक्ष में है तो इसलिए उनको आलोचना करना है, लेकिन वास्तविकता हमें समझनी चाहिए, वास्तविकता को हमें जानना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि ये सरकार जो है उन लोगों को समर्पित है जो अंतिम पंक्ति में है और उन लोगों के लिए हम लोगों ने पिछले 9 वर्षों में काम करके दिखाया है। मैं इस पर आपसे आगे बात करता हूं। अभी आप लोकसभा के सांसद गौरव गोगोई यहां मंच पर थे और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की कि इस बार पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि देश में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है, आपकी स्टॉक मार्केट में जिन लोगों का अरबों खरबों का निवेश है वो डूबा जा रहा है एक ग्रुप की वजह से, और सरकार उस पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। एलआईसी का पैसा उसमें लगा है, एसबीआई का पैसा उसमें लगा है। बताए सरकार क्या कर रही है? एक एक करके उन बातों का जवाब दिया जाए। पहली बात तो यह है कि अभी सदन में माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होना है। उस धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में आपको जो बातें उठानी है आप बात उठाएं, लेकिन ये जो है कार्रवाई तय हो चुकी थी कि धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होगी, तो धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ शेयर बाजार में हुआ है उस पे बयान दिया जाए, उस पे जो है बयान दिया गया है। आज ही माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कोई हम लोगों के फाइनेंशियल सिस्टम में जो हम लोगों की वित्तीय जो प्रणाली है इसमें कोई सिस्टेमिक रिस्क नहीं है। जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, आरबीआई है, जो हमारे शेयर बाजार के जो एक्सचेंजेस हैं, जो हमारे निवेशक हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, वो इन सब बातों की पूरी तरीके से अध्ययन कर रही हैं और उनको तय करना है कि आगे वो क्या करें। ये सरकार की नीति का सवाल नहीं है, लेकिन ये निवेशकों को तय करना है कि उनको इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है। रेगुलेटर्स को देखना है कि इस पर कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है। ये उन लोगों की जिम्मेवारी है। सरकार अपनी नीतियां बनाती हैं और फिर इन संस्थाओं को फिर इसको आगे ले जाना। सिन्हा जी, उनका आरोप ये है, जैसे आप एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रेगुलेटर पर भरोसा नहीं है, सेबी तो ना कुछ बोल रही है ना कुछ करेगी, हमें जेपीसी की जांच चाहिए, पार्लियामेंट में इसकी जांच होनी चाहिए कमेटी में। देखिए, हर चीज की कुछ मर्यादाएं होती हैं और आपके रेगुलेटर बने हुए हैं इन सब विषयों को देखने के लिए, इन सब विषयों पे अध्ययन करने के लिए, तो उनका अपना काम करने दीजिए। आप सब रेगुलेटर को बाईपास करके हर चीज को हड़पना चाहते हैं क्योंकि आप एक राजनीतिक, आपका एक मकसद है, आप राजनीतिक अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, तो सरकार तो ऐसे चल नहीं सकती है ना। हर चीज की एक प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के अधीन ही हम लोगों को करना है। इस सबको दरकिनार करके सिर्फ आपका जो एजेंडा है वही चलेगा, ऐसे तो लोकतंत्र में हो नहीं सकता है। चलें सर, ये पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है ये सरकार और विपक्ष के बीच हम तो उम्मीद करते हैं कि कोई इसका समाधान निकले, लेकिन आपने चूंकि हमारे पोर्टफोलियो को, वित्त के पोर्टफोलियो को, फाइनेंस के पोर्टफोलियो को भी देखा है एज स्टेट मिनिस्टर,
तो आपसे आज ये लोग सब लोग दर्शक जानना चाह रहे होंगे हुआ क्या है ये, बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। अचानक हमने एक दिन अखबार में खबर पड़ी कि ये शख्स दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हो गए, आज वो 10वें 11वें नंबर पर आ गए हैं, उनकी वेल्थ आधी हो गई है, पैसा शेयर बाजार में डूब रहा है, क्या हुआ क्या है ये? देखिए, शेयर बाजार में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ लोगों का एक मन बन जाता है, लोगों की सोच होती है कि ये कंपनी भविष्य में ऐसा करेगी और इस कंपनी में विश्वास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये शेयर बाजार में तय किया जाता है कि कितना विश्वास एक कंपनी में है और उस विश्वास के द्वारा ही उसका जो भाव है वो भाव तय होता है। अब इस बाजार में कि भाई कितना भाव होना चाहिए, बहुत सारे लोग अपने पक्ष रखते हैं, कंपनी अपनी पक्ष रखती है, कंपनी के विरुद्ध जो लोग हैं वो अपने पक्ष रहते हैं, और फिर हर निवेशक को तय करना पड़ता है कि आप किसकी बात मान रहे हैं। तो यही जो है पक्ष प्रतिपक्ष इस मामले में चल रहा है, यही बहस चर्चा चल रही है, और जो निवेशक हैं वो तय कर रहे हैं कि वो इस कंपनी की, अडानी जी की जो कंपनी है उसके शेयर प्राइस का भाव क्या होना चाहिए, वो शेयर बाजार में तय किया जा रहा है। अब जब ये तय होता है तो ये कुछ नियमों के अधीन इसको तय किया जाता है, और इस नियम जो है, ये जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो पारदर्शी होनी चाहिए, न्यायपूर्वक होनी चाहिए। ये जो प्रक्रिया है, ये जो नियम है, ये ठीक तरीके से इनका अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये रेगुलेटर्स को तय करना होता है। उसका कोई उल्लंघन होता है तो रेगुलेटर्स इसको देखते हैं। तो रेगुलेटर को देखना चाहिए कि ये भाव अगर बन रहा है शेयर बाजार में, उसको सही तरीके से किया जा रहा है कि कुछ गलत तरीके से किया जा रहा है, ये रेगुलेटर को तय करना है। ऐसा लग रहा है कि एक विदेशी एजेंसी की एक रिपोर्ट को बाजार ने शायद सच मान लिया। अब उस रिपोर्ट के बारे में अडानी ग्रुप का यह कहना है कि ये मैलिशियस इंटेंशन से लाई गई है, ये पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी करने वाली ये एजेंसी है, इसने अपना मुनाफा देखा है, और वो कह रहे हैं भारत पर हमला है। और विपक्ष जो भारत का, वो कह रहा है कि भाई एक कंपनी अपने आप को भारत से तो ना तुले। सौरभ जी, इसमें ऐसा है कि जैसे लोकतंत्र में जो वोटर हैं वो अपना वोट देकर तय कर सकते हैं कि क्या उनकी सोच है, उसी प्रकार से शेयर बाजार में जो निवेशक हैं वो तय कर सकते हैं कि क्या उनकी सोच है। तो प्रतिपक्ष तो आएंगे ही शेयर बाजार में। आपको निवेशक होने के लिए आपको तय करना है कि आप किसमें विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से शेयर बाजार चलता है, तो उसको चलने दीजिए। इस पर मेरा लास्ट सवाल है, आप ये कह सकते हैं, आपके पास आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है इसलिए पूछ रहा हूं कि ये जो कुछ भी चल रहा है अडानी ग्रुप का सिलसिला, इसका ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था पर या निवेशकों की जमा पूंजी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? सरकार की नजर है इस पे। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस पे बयान अपना दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई सिस्टेमिक रिस्क नहीं है, यानी कि जो वित्तीय प्रणाली है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें सिस्टेमिक रिस्क नहीं है। सब एक्सपोजर्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, सब एक्सपोजर्स एज पर गाइडलाइंस हैं। इसलिए भारत जो है बहुत विशाल देश है, हमारी बहुत विशाल अर्थव्यवस्था है, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ सवाल सर मेरे पास सोशल मीडिया से थे, मैं भी चाहूंगा इस पर एक दो सवाल और आए हैं। LIC और SBI को लेकर सवाल है कि LIC भारत के हर व्यक्ति का, लगभग हर व्यक्ति का पहला चयन होता है जब भी वो अपनी जेब से कुछ पैसा सेव करना चाहता है अपने भविष्य के लिए। LIC ने पैसा लगा दिया अडानी ग्रुप के FPO के अंदर, ये भी गौरव गोगोई भी कह रहे थे। ऐसे SBI ने 20,000 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। तो ये जो पैसा है ये तो आम निवेशक का पैसा है, इस पर कोई खतरा है? LIC के अगर आप नजरिए से देखें तो कोई LIC को खतरा नहीं है, ना कोई LIC के शेयर होल्डर या पॉलिसी होल्डर को कोई भी खतरा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि कोई उन लोगों के एक्सपोजर लिमिट्स क्रॉस नहीं किए गए हैं। तो कोई एक्सपोजर लिमिट्स नहीं क्रॉस किए गए हैं। और जहां तक निर्णय का सवाल है, चाहे वो SBI हो, LIC हो या कोई भी निवेशक हो, हर निवेशक को अलग अलग अपने तरीके से स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेने होते हैं। इसी प्रकार से शेयर बाजार चलता है, इसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। हर कोई को अपना अपना निर्णय लेना है, और जब कुल मिलाकर निर्णय को देखा जाता है तभी भाव निकल के आता है शेयर बाजार में। तो हर कोई को निर्णय लेने दीजिए, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। हर कोई अपना निर्णय लेता है। वो अभी गौरव गोगोई कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है ओवरऑल कि ये तो सरकार ने प्रेशराइज किया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि आप पैसा लगाइए FPO के अंदर, नहीं तो अगर गौरव जी को कोई प्रमाण है इसके बारे में तो वो प्रमाण पेश करें। ये तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो जिम्मेवार एक सांसद हैं, हमारे ही समिति में वो भी सदस्य हैं। अगर वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण के तौर पे लगाएं, ऐसे क्यों बेबुनियादी बातें करते हैं?
और जैसे मैंने कहा कि हर संस्था अपने आप जो है स्वतंत्र है, हर संस्था जो है अपने आप निर्णय ले, इसी प्रकार से शेयर बाजार में सही भाव निकल के आता है, पक्ष प्रतिपक्ष को रखा जाए। जी सर, अब मैं बजट पर आता हूं, ब्रॉडर सब्जेक्ट पर मैं आता हूं। कांग्रेस पार्टी, ये पहले से भी ये तय ही था कि आपकी बजट की सराहना तो विपक्ष नहीं करेगा, लेकिन आरोप जो हैं बड़े पॉइंटेड हैं। उनका कहना है कि इस बजट के अंदर हमें वित्त मंत्री बता दें या सरकार का कोई नुमाइंदा ये बता दे कि आपने जॉब क्रिएशन के लिए क्या किया है। पहली चीज उनकी है, ये बताएं इससे आप नौकरियां कैसे निकालेंगे। मैं आपको 5 बिंदु देता हूं जिसके द्वारा आपको स्पष्ट नजर आएगा कि इसमें रोजगार को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो अपने युवाओं को स्किलिंग, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं, उसके द्वारा वो और होनहार बन रहे हैं और काबिल बन रहे हैं, और उसके द्वारा उनको रोजगार के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। और इस बार अगर आप बजट में देखें तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ही 47 लाख लोगों को स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो ऐसे स्किलिंग, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप में बहुत प्रोत्साहन है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु मैं आपको बता दूं कि 7.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग खर्चा कर रहे हैं, और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सब जगह कंस्ट्रक्शन होगा, सब जगह सीमेंट और स्टील की जरूरत होगी, सब जगह इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज की जरूरत होगी। तो इससे भी रोजगार बढ़ेगा। इतना अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इससे रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा मामला। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपको एमएसएमई सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट गारंटीज है वो हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, क्रेडिट जो है हम लोग एमएसएमईज को ज्यादा दे रहे हैं, एमएसएमईज को हम लोग रिलीफ भी दे रहे हैं, राहत भी दे रहे हैं उनके टैक्सेस पे, जीएसटी पे। तो इसके द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी होगी और इसके कारण वहां भी रोजगार का सृजन होगा। तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु मैं आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से इस बजट का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स में हम लोगों ने कई सारे साधन दिए हैं, और इसके द्वारा चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो बीज हो, हर जगह हम लोगों ने कोऑपरेटिव्स को प्रोत्साहन दिया है। और कोऑपरेटिव्स में सब हमारे किसान और किसान वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जुड़ेंगे, उसमें भी उनका रोजगार का सृजन होगा। तो ये चौथा हुआ मामला। पांचवा जो मामला हुआ है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी पीएलआई के बारे में है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत रोजगार का सृजन का पोटेंशियल है, क्योंकि चाइना +1 की स्ट्रैटेजी लोग अपना रहे हैं। सप्लाई चेन्स जो हैं जो पहले चाइना में थे वो भारत आ रहे हैं, भारत में हम लोग उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं और बहुत जबरदस्त पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग खोला जा रहा है। स्मार्टफोन्स की जिक्र की गई माने वित्त मंत्री जी के द्वारा कि कितने और स्मार्टफोन्स अब भारत में बन रहे हैं, 20 करोड़ स्मार्टफोन्स बन रहे हैं। आप ग्रेटर नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है स्मार्टफोन्स की, उसको जाकर आप देख लीजिए कितने हजारों लोग वहां काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 बिंदु मैंने आपको बताए जो आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि रोजगार का कितना इसके द्वारा सृजन होगा, हमारे युवाओं को साधन मिलेगा। और अंत में मैं जो आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं वो ईपीएफओ का आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई तो करीब 13-14 करोड़ लोग थे जो ईपीएफओ से जुड़े हुए थे और उनके पेंशन के लिए हम लोग बचत कर रहे थे। आज वही आंकड़ा 13-14 करोड़ का नहीं है, 27 करोड़ का है। 27 करोड़ का ही है। तो हमारे जो युवा जो हैं वो हाई क्वालिटी जॉब्स, अच्छे नौकरियों के तलाश में हैं, और वो नौकरियां जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए ईपीओ का हम लोगों ने दोगुना कर दिया है। और ईपीओ ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कि आपको पेंशन मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य बीमा मिल रही है, आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि जो हम लोगों ने काम किया है रोजगार के लिए, इस कारण हाई क्वालिटी जॉब्स हुए हैं और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर आप देखें तो वो भी कम होते चले जा रहा है। तो ये सब हम लोगों ने काम किए हैं, ये इसके परिणाम। आपने मुझे 5 पॉइंट गिनाए जी। कांग्रेस वाले 1 पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे जी। सरकारी नौकरी देने में ये सरकार यकीन रखती है कि नहीं रखती है? रिक्त पद लाखों में, 60 लाख से ज्यादा कोई भी आंकड़ा बता रहा था, वो आप भरना नहीं चाहते हैं। इसी को जोड़ करके फिर वो अग्निवीर स्कीम बता दिया जाता है कि अब सैनिक को भी पेंशन ना देनी पड़े, हमें सरकारी नौकरी को तनख्वाह ना देनी पड़े। तो सरकार हर चीज प्राइवेटाइज करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस वर्ष हम लोग 10 लाख वैकेंसीज जो हैं सरकारी कंपनीज में, सरकारी विभाग में, उनको हम लोग पूरा करेंगे। और
पूरे इस वर्ष लोगों ने सब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, हमने खुद अपने जिले में दिए हैं, और इस प्रकार से जो जो वैकेंसीज को हम लोग भर सकते हैं हम लोग जल्द से जल्द भर रहे हैं। लेकिन ये परसेप्शन है आपकी सरकार को लेकर के, मैं इसके मेरिट डिमेरिट में नहीं, अब मैं कोई कमेंट नहीं इस पर कर रहा हूं, लेकिन पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या इस सरकार का ये सोच है कि देश की इतनी बड़ी आबादी और नौजवान को नौकरी केवल सरकारें नहीं दे सकती, इसके लिए आपको भागीदारी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि प्राइवेट सेक्टर का इसमें योगदान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि अगर हम लोग अर्थव्यवस्था को देखें सौरभ जी, अर्थव्यवस्था में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो कुल मिलाकर सिर्फ 1/3 है। 2/3 तो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है। तो अगर रोजगार का इकोनॉमी में आप कह रहे हैं, जॉब्स में कह रहे हैं? नहीं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो इसी प्रकार से रोजगार में भी वही रेशियो होगा कि अगर 1/3 जो रोजगार है वो सरकारी संस्थाओं में है, सरकारी विभाग में है, और 2/3 जो है वो निजी क्षेत्र में है। लेकिन अगर सब कोई सरकारी ही नौकरी चाहते हैं तो वहां अब्सॉर्ब करना उतना आसान नहीं है, आपको निजी क्षेत्र में भी देखना चाहिए। मैंने तो खुद अपना पूरा करियर निजी क्षेत्र में रख किया है, तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूं, सबको यही विनती करता हूं, सबके साथ यही मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप निजी क्षेत्र में भी देखें। आज भारत जो तरक्की कर रहा है, हमारे जो बढ़िया बढ़िया हमारी कंपनीज हैं, जो हमारी बढ़िया बढ़िया हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा तरक्की कर रहा है, उनके द्वारा विकास कर रहा है। तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर को भी देखिए। प्राइवेट सेक्टर में बहुत अवसर है, बहुत आपको उसमें विकास के अवसर नजर आएंगे। देखिए, इस पर मुझे एक व्यक्ति बजट पर ही चर्चा के लिए आए थे, उन्होंने ये कहा कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जिसने कोई उद्यमी है उससे आप पूछें, वो कहता है मुझे लोग ही नहीं मिलते कि मैं उनसे काम ले सकूं। तो ये सरकार कह के गिनाती है, देखिए हमारे यहां तो कोई शॉर्टेज नहीं है, मतलब हम रोजगार हमारे यहां बहुत सादे हैं। लेकिन असल बात वो ये बताते हैं कि स्किल नहीं आदमी के अंदर, उसको आदमी इसलिए नहीं मिल रहा कि उसको प्रॉपर स्किल आदमी नहीं है कि वो अपना काम निकलवा सके। सौरभ जी, इसलिए तो माननीय वित्त मंत्री जी इस बजट में उन्होंने प्राथमिकता स्किलिंग, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप पे दी है। बिल्कुल सही आपकी बात है कि जो हमारे युवा हैं, प्रतिभावान हमारे युवा हैं, बहुत उनकी मंशा है कि उनको अच्छे अच्छे रोजगार मिले, लेकिन उनको स्किल का अभाव है। तो उनको स्किल हम लोग दिलवाएं, उनको ट्रेनिंग हम लोग दिलवाएं, जिसके द्वारा ये तो आप फर्स्ट टर्म से कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के देखिए, अब आप समझिए कि बहुत विशाल, बहुत बड़ा काम भी तो है ये, क्योंकि इतने सारे करोड़ों हमारे युवा हैं जो पहले सरकारों ने नहीं ठीक ठाक काम किया, उनका बैकलॉग भी हम लोगों को अब्सॉर्ब करना है। हर वर्ष 1 करोड़ और युवा जॉब मार्केट में आते हैं, उन लोगों को हम लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है। तो बहुत एक बड़ा काम है, उस काम में हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा, आंकड़े देखें, ईपीएफओ वगैरह को देखें, आपको नजर आएगा इसमें हम लोग काफी सफल हो रहे हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज जो ये है कि जो वही आपके ऊपर इल्जाम की 2-4 उद्योगपतियों की सरकार जो आरोप लगता है कि ये हमारे जितने इंस्टॉलेशंस हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हो गए, अब तो रेलवे स्टेशनों की भी बात होने लगी है, पोर्ट्स हैं, ये सब पहले सरकारें मैनेज करती थी, ये सब प्राइवेट्स को क्यों दिए जा रहे हैं? इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट इनको ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। और पूरे विश्व भर में ये देखा गया है कि कुछ ऐसे ऐसे सर्विसेज हैं, चाहे वो एयरपोर्ट का हो या एयरलाइन का काम हो या कुछ उद्योग हो, इनको प्राइवेट सेक्टर बेहतर तरीके से, ज्यादा एफिशिएंसी से इनको चला सकता है। और विश्व भर में ये सब लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, उनका अनुभव रहा है कि इनको प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए। और आप अगर देख लें, चाहे टेलीकॉम में देख लें, चाहे बैंकिंग में देख लें, हर जगह हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं बहुत उम्दा तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चला रही हैं। उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, वर्ल्ड क्लास उनका कंपेटिटिवनेस है। और अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम लोगों को चीन, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड का अगर हमको मुकाबला करना है और विश्व में दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है, तो हमें अपना कंपेटिटिवनेस जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो अधिकांश जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के द्वारा हो सकता है। और हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो आज हैं, वो हमें गर्व उनके द्वारा है, क्योंकि वो इतनी बढ़िया और इतनी वर्ल्ड क्लास। अभी आपको सुन के कोई विपक्ष का आदमी कह देगा, देखिए जयंत जी जो बात कह रहे हैं आगे जाके यही होगा, अब ये रेलवे भी बेचेंगे, अब ये बैंक भी बेचेंगे। नहीं, ये तो हम लोगों ने अपने जो है नियम एकदम स्पष्ट और गाइडलाइंस हम लोगों ने एकदम स्पष्ट बताया हुआ है कि क्या हम लोग निजी क्षेत्र में रखेंगे, क्या हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में रखेंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर में क्या रहेगा और पब्लिक सेक्टर में क्या रहेगा। इसका हम लोगों का पूरा एक पॉलिसी बनकर इसको हम लोगों ने प्रकाशित भी कर दिया। तो इसलिए इसके आगे पीछे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्पष्ट है ही। ठीक है सर, अब जरा उस वर्ग की बात जो हमारी अधिकतर आबादी जहां पर रहती है, आपका जो आमदनी में चाहे नहीं, लेकिन एंगेजमेंट में लोगों की, हमारा रूरल सेक्टर, कृषि, उसके लिए 20 लाख करोड़ के कर्ज का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे प्रोग्राम में एक दिन आए, वो कह रहे थे कि
ये किसान को पहले कर्ज से उबारना है या और डुबोना है कर्ज के अंदर? सिर्फ कर्ज देने से क्या करेंगे? नहीं, उनकी सोच ही गलत है इस विषय पे, ना उनको समझ है। क्योंकि देखिए, अभी जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, जो ऋण दिया गया है कृषि क्षेत्र में, वो 18.5 लाख करोड़ है और इसको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जा रहा है, जिसमें कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं वो हम लोग पूरी तरीके से उनको हम लोग ऋण दे सकें। को फसल के लिए उनको ऋण लेनी होती है या बीज के लिए या फर्टिलाइजर के लिए जो ऋण लेना होता है, वो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वो ले सकते हैं। और इसलिए जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे हम लोगों को ये ऋण बढ़ाना होता है। 18.5 लाख करोड़ अब 20 लाख करोड़ हो रहा है, तो जीडीपी के अनुसार भी ये बढ़ रहा है। तो ये इनको ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम कर्ज के बोझ से उनको हम लोग दबा जा रहे हैं। और जहां तक कृषि के बारे में है, आप चाहें तो मैं गिना दूं आपको कि हम लोग कृषि क्षेत्र में कितना हम कृषि जो हमारे भाई बहन हैं उनको कितना हम लोग साधन दे रहे हैं, उनको कितनी तरीके से हम लोग मदद कर रहे हैं जिसमें कि उनकी आय बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े। सर, लेकिन सवाल यह है कि कर्ज तो आप दे देंगे, सरकार पहले भी दे रही थी, आज और बढ़ा दिया कर्ज। प्रॉब्लम है कि वो इतना सक्षम हो कि वो कर्ज लौटा पाए। वो तो कर्ज नहीं दे पाता है, इसलिए किसान आत्महत्या करता है। वही आपको शायद ठीक से समझ में नहीं आया, मैंने बताया ये किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड को हर वर्ष आपको लौटाना होता है और हर वर्ष आपको लेना होता है, और ये वर्किंग कैपिटल है। ये ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल का जैसे आप घर का लोन लेते हैं, इस टाइप का नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल का लोन है जो आप फसल के लिए, आप बीज के लिए, आप फर्टिलाइजर के लिए आप लेते हैं और उसी के लिए ये ऋण दी जाती है। जहां तक और का सवाल है वो हम लोग और माध्यम से देते हैं, और वहां जो है आपको अगर ट्रैक्टर के लिए पैसे लेने हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलता है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसमें आपको सहयोग मिलता है। और वो खासकर हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसके द्वारा हम लोग ये लोन देते हैं, जिसमें कि एक किसान नहीं, कई किसान मिलकर कोऑपरेटिव के द्वारा ये जो बड़ी बड़ी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो अपना ऋण ले सके। जैन जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। इस बजट को सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, इसको ये ना सोचें कि 1 साल का बही खाता है, ठीक है, लेकिन ये बजट कैसे हमें ले जा रहा है उस दिशा में? आप 2047 तक विकसित देश बनाने की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को एक दिशा दी है कि ये अमृतकाल का बजट है और अमृतकाल का ये एक नींव हम लोग इस बजट के द्वारा बना रहे हैं। और जो सप्त ऋषि हैं, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जिनके बारे में अपने बजट में बताया, ये सप्त ऋषि हैं जो हम लोगों को दिशा दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, हम ग्रीन ग्रोथ चाहते हैं, हम कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं। यही सब जो हैं ये हम लोगों के लिए हमारा नक्षत्र है जिसके द्वारा हम अपने इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और उसको विकसित बना सकते हैं। जैन जी, बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, विषय होता है बजट, आपने सरलता से समझाया, बहुत शुक्रिया आपका।